बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर की संभावना। नीतीश की बीजेपी के सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की शर्त रखने की खबर। सीएम आवास पर बैठक जारी। बिहार में तेजी से बदल रहा है सियासी घटनाक्रम। बीजेपी आला कमान ने सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया। एयरपोर्ट पर केसी त्यागी से हुई बातचीत। नीतीश की नाराजगी के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट डिलीट करवाए गए। रोहिणी ने नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर किया था तंज। 30 जनवरी को बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली में नीतीश ने शामिल होने से इनकार किया। पहले से तय कार्यक्रम का दिया हवाला। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। आमेर फोर्ट देखा। 26 जनवरी के समारोह के चीफ गेस्ट हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी के साथ जयपुर में करेंगे रोड शो। बुलंदशहर में पीएम मोदी के शिलान्यास और उद्घाटन से पहले बजा गया राम भजन। पीएम बोले, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राष्ट्र प्रतिष्ठा का समय। देव से देश, राम से राष्ट्र का रास्ता तय करना हो। बंगाल पहुंचकर राहुल गांधी बोले, बीजेपी आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही है। इंडिया मिलकर इसका मुकाबला करेगा। भारत जोड़ो यात्रा में नहीं शामिल होंगी ममता बनर्जी। कल बंगाल की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद होगी गिरफ्तारी। राहुल के स्टोव वाले बयान पर तंज कसा। जगदीश शेट्टार फिर बीजेपी में शामिल हुए। टिकट कटने की वजह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए थे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान की शुरू की गई परंपरा को बदला। मध्य प्रदेश गान के दौरान अब खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। पीएम मोदी ने पहली बार मतदाता बने युवाओं से किया संवाद। कहा, अगले 25 साल देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण। रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। हमारी सरकार ने देश को अंधकार से बाहर निकाला। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया थीम सॉन्ग। टैग लाइन है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा, महाविकास अघाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा। 48 में से 30 सीटों पर सहमति बनने की खबर। बिहार के समस्तीपुर में जननायक एक्सप्रेस में गोली चली। एक शख्स घायल। आरोपी का पता लगा रही है पुलिस। नागपुर में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार की छत पर चढ़ा बाइक सवार। खिड़की से हाथ डालकर स्टीयरिंग पकड़ने की करता रहा कोशिश। 3 किलोमीटर तक दौड़ती रही कार। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने संन्यास की खबरों को खारिज कर दिया है। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने अभी संन्यास नहीं लिया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में झंडा फहराया। कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए गर्व की बात है। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे से सभी आकाशवाणी केंद्रों पर होगा प्रसारण। और गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। सुरक्षा के कई इंतजाम। जगह जगह पर वाहन चेकिंग का अभियान भी तेज। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। मंदिर के सामने लगी श्रद्धालु की लंबी कतारें। कल 2 लाख भक्तों ने किए थे रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए उमड़े जन सैलाब को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अब हर रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे लोग। ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने युवक पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई ये घटना। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति माइली के सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन सड़कों पर उतरे श्रमिक संघ के लोग। माइली के आर्थिक सुधारों का किया जा रहा है विरोध।
और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी प्रतिमा, प्रीति, समीर और सुमित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर में जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों का रोड शो होगा। रोड शो के बाद हवा महल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों। 15 महीने में पीएम मोदी का 12वीं बार जयपुर का दौरा है ये। जयपुर में मोदी और इमैनुअल मैक्रों का रोड शो होगा। कुछ देर में बताया जा रहा है कि हवा महल पहुंचेंगे और रोड शो होगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और पिछले 15 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये 12वीं बार जयपुर का दौरा है। तो जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति का शाही स्वागत। आमेर किले पर लोगों से मिले इमैनुअल मैक्रों। 2 दिन के भारत दौरे पर इमैनुअल मैक्रों पहुंच चुके हैं। गणतंत्र दिवस के इस बार के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों ही हैं। जयपुर से मैक्रों की भारत यात्रा की शुरुआत हो रही है और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और सीधे हम रुक कर लेते हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, बताइए, ये बहुत ही इंतजार का पल है जब मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां हैं। उनके रोड शो की जानकारी को लेकर इस वक्त क्या अपडेट आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपसे कुछ ही पलों में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जो रोड शो है वो शुरू होने वाला है। और वो रोड शो जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे जंतर मंतर से हवा महल के बीच करीब 1.25 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ, इस वक्त हमारे कैमरा सहयोगी राजू यादव आपको दिखा भी रहे होंगे कि सड़क के दूसरी तरफ जो है सो लोग किस तरह से कतार में खड़े हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो डिप्लोमेसी जो बंद कमरों में दिखाई देती थी वो अब लोगों के बीच कैसे पहुंची है उसका एक और नज़ारा है। इससे पहले हमने देखा था कि चाहे वाराणसी में जापान के प्रधानमंत्री का रोड शो हो या फिर अहमदाबाद में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रोड शो हो, और यहाँ इस वक्त हम देखेंगे कि जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति का रोड शो, और उसके लिए पर्याप्त संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। लगभग 2 किलोमीटर के इस सड़क मार्ग के जरिए इस शोभा यात्रा में जो है सो लोग जो है सो काफ़ी संख्या में जुटे हुए हैं। कोशिश की गई है कि जयपुर की उस जो खास पहचान है वो उसका दर्शन हो सके फ्रांस के राष्ट्रपति को, क्योंकि ये भी एक संयोग की बात आप कहिए कि पिछले साल जब फ्रांस का नेशनल डे था तब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में बास्टिल डे के दौरान 13-14 जुलाई को वहां पर मौजूद थे। और अब इस वक्त जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं तो भारत का गणतंत्र दिवस है और उसमें भाग लेने के लिए आए, लेकिन उससे पहले जयपुर से उन्होंने अपने भारत दौरे की शुरुआत की है। बिल्कुल सही बात है। ध्वज आर्या भी हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वज, निश्चित तौर पर भारत और फ्रांस की दोस्ती का नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस वक्त जयपुर में आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्या प्रोग्राम है? देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जयपुर का सबसे फेमस हवा महल है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये एक जो चाय की दुकान आपको दिख रही है, प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर चाय पियेंगे और उसके साथ साथ में ऑनलाइन पेमेंट भी जो है उनके द्वारा किया जाएगा। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हवा महल है इसके पीछे, और ये जो चाय की दुकान आपको दिख रही है उसके साथ साथ में एक हैंडीक्राफ्ट की जो दुकान पे है। दोनों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर खरीदारी भी करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। यानी कि 77 साल के बाद ये पहली बार ऐसा है कि राजधानी जयपुर में 2 देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी कि ये जयपुर का जो परकोटा एरिया यानी कि पुराना एरिया, उसके साथ साथ में जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, एक बड़ा जो रोड शो उनके द्वारा किया जा रहा है। और तैयारियां काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है पूरी करी गई। 20,000 बच्चे यानी कि एयरपोर्ट से लेकर ये जो रोड शो स्थल है यानी कि जो बड़ी चौपड़ तक है, एयरपोर्ट से लेकर 20,000 बच्चे जो है यहाँ स्वागत करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल ध्वज, आपका और मनीष का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारे दोनों सहयोगी हमसे जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरीके से 26 जनवरी से पहले यानी 25 तारीख की ऐतिहासिक तस्वीरें भी दुनिया याद करेगी। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। बिहार में सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं। बैठक में वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल हैं। बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशील मोदी को मिलने के लिए बुलाया है। जानकारी ये मिल रही है कि शाम 7:30 बजे सुशील मोदी और अमित शाह के बीच मुलाकात हो सकती है।
बिहार से जुड़ी जो सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि 7:30 बजे सुशील मोदी और अमित शाह के बीच बैठक हो सकती है। बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर है। दिल्ली से लौटे नीतीश के मंत्री संजय झा पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। कई दिनों से दिल्ली में ही थे संजय झा। बीजेपी और नीतीश के बीच की कड़ी है संजय झा। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सामने नीतीश ने शर्त भी रखी है, लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएं। ये माना जा रहा है कि शर्त रखी गई है नीतीश की ओर से। बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आलाकमान ने बुलाया है दिल्ली। आनंद फानन में सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हुए हैं। सम्राट चौधरी की जेडीयू नेता केसी त्यागी से मुलाकात हुई है। बिहार के ताजा हालात समेत कई अहम मसलों पर चर्चा होने की जानकारी है। और एक और अहम खबर आपको बता दें, राबड़ी देवी के आवास पर भी बड़ी बैठक हो रही है। शक्ति यादव और भोला यादव राबड़ी के घर पहुंचे हैं। तो जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत देने वाली हमें नजर आ रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सुशील मोदी की मुलाकात होने जा रही है। आज अमित शाह ने सुशील मोदी को अपने आवास पर बुलाया है। बिहार के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्हें भी दिल्ली कॉल किया गया है। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या होने जा रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या खबरें हैं बिहार से, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल शतरंज की एक विसात बिछी हुई है और जितने दल हैं सभी अपने अपने हिसाब से चाल चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर में उनका एक तरह से कहें कैबिनेट बैठा हुआ है। उनके दोनों बेटे हैं, शक्ति सिंह यादव हैं, भोला यादव हैं। विचार विमर्श वहाँ भी चल रहा है। और यहाँ पर नीतीश कुमार भी अपना जो एक किचन कैबिनेट है उसके साथ बैठे हुए। अभी विजय चौधरी बाहर निकल कर गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक विधायक भी अंदर गए हुए थे जेडीयू के, वो भी बाहर निकले, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अंदर इस वक्त भी संजय झा मौजूद हैं और जेडीयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ये दोनों बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है। हालांकि जो फिजा में चर्चा है वो ये कि किसी भी वक्त बिहार में सियासत बदल सकती है, सरकार बदल सकती है, लेकिन ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, आगे नीतीश कुमार के पास क्या क्या ऑप्शन है, जिसके साथ ऑप्शन में जाना है। कुछ शर्तें उनकी हैं, कुछ नीतीश कुमार की शर्तें हैं और उन तमाम शर्तों को पूरा, यानी कि जो क्राइटेरिया है दोनों तरफ की, वो जब पूरा हो जाएगा उसके बाद से ये बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बड़े उलटफेर के संकेत सीधे तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। रुपेश, बने रहे आप हमारे साथ। आमोद राय भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आमोद, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है। क्या होने जा रहा है? गृह मंत्री अमित शाह से सुशील मोदी की मुलाकात हो रही है। कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि बातचीत बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पटना में सियासी पारा बढ़ा है उसके बाद से ये पहली बार बीजेपी के तरफ से सीरियस बैठक आज होने जा रही है और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है और उनकी मुलाकात यहाँ पे गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष दोनों से होनी है और इस बाबत पहली बार चर्चा उनके साथ होगा। सम्राट चौधरी से अब तक केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी बातचीत इस मसले पर नहीं हुआ था। दूसरी बात मैं आपको यहाँ और भी बताना चाहूँगा कि बीजेपी के प्रभारी जो हैं, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, उनको भी आज दिल्ली वो आ रहे हैं और वो भी आज बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल वो चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में पार्टी के काम से गए हुए थे, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी में दिल्ली आ रहे हैं। तो और रेणु देवी आ रही हैं। तमाम जो सियासी घटनाक्रम घट रहे हैं और जो अब तक सूचना मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी सरकार में जाने के ऊपर विचार कर रही है और उसको किस ढंग से जाना है। नीतीश कुमार की तरफ से जो ऑफर मिल रहा है या मिलना है उस पर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर आगे चुनाव में जाएगी या नीतीश कुमार को यानी बीजेपी से हटकर भी इस मसले पर विचार कर रही है। नीतीश कुमार की तरफ से जो बातचीत का प्रपोजल रखा गया है उसमें आमोद एक जानकारी ये सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार ने यह शर्त रखी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिहार में साथ में कराए जाएं। क्या इसके लिए बीजेपी रजामंद होगी या इस बारे में विचार किया जा रहा है?
देखिए, बीजेपी सूत्रों का ये कहना है, बीजेपी के नेताओं से जो हमारी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि अब से लेकर अगर बिहार में अभी विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार अमोद हमें सहयोगी हमें बता रहे थे किस तरीके से सियासत में बड़े उठापटक हो रहे हैं। लेकिन बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली रवाना हो गए हैं। बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम भी दिल्ली रवाना हो गए, रेणुका देवी को भी दिल्ली बुलाया गया है। इस बीच ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह से मिलेंगे सम्राट चौधरी, दिल्ली तलब किया गया है उन्हें। इस वक्त की बड़ी खबर ये, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी सम्राट चौधरी की। तो सम्राट चौधरी को भी दिल्ली बुलाया गया है, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष से भी मिलेंगे, गृह मंत्री से भी मिलेंगे, अमित शाह से। हमारे साथ अमोद राय बने हुए लगातार जो पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। अमोद, सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी, तो क्या उनकी तरफ से कोई इसमें आपत्ति दर्ज कराई जा रही है? क्या वजह है इन मुलाकातों की, या उनके जरिए ही सारी बातचीत हो रही है? देखिए, सम्राट चौधरी तो महज बीजेपी के वहाँ एक मोहरे हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन निर्णय तो सब दिल्ली से होना है, ये सब कोई जानता है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो पहले भी मैं कह रहा था कि 4 महीने अभी विधानसभा को बचे हैं। अगर आज डिसॉल्व कर दिया जाता है विधानसभा, तो वैसे में विधायकों के टूटने का खतरा जेडीयू में भी रहेगा, बीजेपी में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कोशिश करेंगे कि तोड़कर अपनी सरकार बना लें। और विधायक अभी कोई मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है या नहीं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि विधायक चुनाव में भी जाने को तैयार है कि नहीं। लिहाजा बीजेपी बहुत सोच समझकर फैसला लेगी कि क्या करना है, क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने से फायदा है या बीजेपी के पास ये पद आना चाहिए, आगे क्या रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। अगर स्प्लिट जेडीयू में होता है तो वैसे में क्या बीजेपी जेडीयू से अलग, क्या कांग्रेस से बीजेपी में कुछ विधायक आ सकते हैं? तमाम ऐसी बातें सारे हैं पहलुओं पे विचार कर रही है, या ये आखिरी दौर में पहुंच चुका है सब कुछ? क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि सारी खिचड़ी पक चुकी है। देखिए, दो चीज़ तो एकदम स्पष्ट है कि बिहार के मौजूदा सरकार में जेडीयू और आरजेडी में तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि वो संबंध टूट के कगार पे पहुंच गया है, अब वो उसको पीछे हटना तय नहीं है। दूसरा, बीजेपी ने पूरी तरह से जो अपना दरवाज़ा बंद कर रखा था, जो 2 महीने 3 महीने पहले तक ऐसा लगता था कि जेडीयू के साथ बीजेपी का अलायंस नहीं हो सकता है, अब बीजेपी का जो सॉफ्ट रुख हुआ है उससे ये जरूर दिख रहा है कि बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आगे बढ़ चुके हैं। अब इसका क्या रास्ता होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये सब अभी तय होना बाकी है। जी अमोद, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार से ही जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ पोस्ट डाले थे जिन्हें डिलीट करवा दिया गया है। नीतीश के नाराजगी के बाद दरअसल ये पोस्ट डिलीट करवाए गए हैं। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग में नाराजगी जताई थी इनको लेकर। रोहिणी आचार्य ने इशारों ही इशारों में नीतीश पर हमला बोला था। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ये तमाम पोस्ट लिखे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर सियासी घटनाक्रम में तेजी से बदलाव नजर आ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने इशारों में परिवारवाद पर हमला बोला, तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश की विचारधारा पर ही सवाल उठाते हुए प्रहार कर दिया। रोहिणी की ये पोस्ट नीतीश को इतनी नागवार लगी कि वो कैबिनेट की बैठक के बीच नाराज होकर चले गए। उसके कुछ ही देर बाद रोहिणी आचार्य से पोस्ट डिलीट करवाई गई। रोहिणी नीतीश की किस बात से नाराज थी, ये भी सुनिए। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। हालांकि जेडीयू ने सफाई दी है कि नीतीश ये बात सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब नीतीश परिवारवाद की गोद में बैठेंगे तो तंज तो सहना ही पड़ेगा। राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। 30 जनवरी को पूर्णिया रैली से नीतीश की दूरी की खबर आ रही है। नीतीश को राहुल की रैली के लिए न्योता मिला था। नीतीश ने अपने दूसरे कार्यक्रम का हवाला दिया है रैली में न आने के लिए। खड़गे की तरफ से राहुल की रैली का न्योता दिया गया था।
ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाराज होने के बाद आम आदमी पार्टी भी खफा हुई और अब जेडीयू भी दुखी है। जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में होने वाली राहुल की न्याय यात्रा में नीतीश कुमार शिरकत नहीं करेंगे। जेडीयू की नाराजगी इस बात से है कि राहुल को गठबंधन का ध्यान रखते हुए संयुक्त रैली करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस कुछ और ही संकेत दे रही है। जब रैली हो रही है तो नीतीश कुमार को तो जाना चाहिए था। नीतीश कुमार जी से रैली के प्रारंभ होने और कार्यक्रम के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं, और नीतीश कुमार को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पार्टी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये पार्टियां तय करती हैं। हमारी पार्टी ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जेडीयू बार बार दोहराती रही है कि नीतीश की पहल के बाद ही इंडिया फ्रंट वजूद में आया, लेकिन कांग्रेस समन्वय करने में सुस्त नजर आ रही है। जो समन्वय का काम है वो कांग्रेस पार्टी के पास है, और इस दिशा में उनकी जो गति है वो धीमी है, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बेचैन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पाला बदलेंगे, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। खबर यह भी कि नीतीश कुमार ने झारखंड दौरा रद्द कर दिया है। झारखंड के रामगढ़ में नीतीश कुमार की रैली होनी थी। 3 फरवरी को ये रैली मुकर्रर की गई थी। 4 फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, यानी उससे पहले नीतीश कुमार की रैली होनी थी, और अब इसे कैंसिल कर दिया गया। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम के नाम के साथ पीएम मोदी का बुलंदशहर से चुनावी आगाज भी हो गया। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम प्रतिष्ठा का समय है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। राम के दर्शन के बाद जनता के दर्शन करने आया हूं। पीएम ने किया 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंकने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत इस तरह से किया गया। पीएम ने बुलंदशहर में करोड़ों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान पट्टिका पर रामधुन भी सुनाई दी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। पीएम ने बुलंदशहर में कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम को राम मंदिर का चित्र और भगवान राम की मूर्ति भी उपहार में दी। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर हमला बोला। यूपी की ताकत से ही देश ताकतवर बनेगा, कहा पीएम ने। पहले सरकारों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, पिछली सरकारों ने जनता को अभाव में रखा, कहा पीएम ने। सरकारों के रवैये से जनता का नुकसान हुआ है, मेरे लिए तो जनता फूंकती है चुनावी बिगुल, कहा पीएम ने। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। लंबे समय तक यहाँ सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था। पीएम ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की गरीब और किसान का जीवन आसान करने की लगातार कोशिश रहती है। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं के बीच पैठ जमाने में जुटी है बीजेपी। फर्स्ट टाइम वोटर्स से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। आपका वोट देश की दिशा तय करेगा, कहना पीएम मोदी का। युवाओं के सपने ही मेरे संकल्प, युवाओं पर विकसित भारत की जिम्मेदारी। इन नव मतदाता को तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के नए मतदाताओं से सीधे संवाद की हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर से कहा कि आपको अगले 25 साल में अपना और देश का भविष्य तय करना है। वोट तय करेगा देश की दिशा क्या होगी। अगले 25 साल अपना और
भारत दोनों का भविष्य तय करना है। सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। इस नव मतदाता सम्मेलन में 5,800 केंद्रों से 50 लाख से ज्यादा युवा डिजिटल माध्यम के जरिए जुड़े। इस बार लोकसभा चुनाव में 7 करोड़ नए वोटर मतदान करेंगे। बीजेपी के 50% वोट हासिल करने के साथ 400 सीट हासिल करने का लक्ष्य इन 7 करोड़ मतदाताओं के जरिए ही संभव हो सकता है। पीएम मोदी ने युवाओं को दी है गारंटी, मेरी पहली प्राथमिकता सभी युवा। उन्होंने कहा कि ड्रोन से लेकर स्पेस तक युवाओं के लिए मौका, स्टार्टअप से युवाओं के अवसर बढ़े हैं। युवाओं को रोजगार देने वाली योजनाएं हम लगातार उन पर काम कर रहे हैं। और नौजवानों, ये मोदी की गारंटी भी सुन लीजिए। आपके सपने ही मेरे संकल्प है। मेरी प्राथमिकता आप सभी युवा ही है। मैंने हमेशा देश के युवाओं पर सबसे अधिक विश्वास किया है। इस विश्वास के कारण सरकार ने ऐसे फैसले किए हैं जो पहले की सरकारों में असंभव से लगते थे। हमारी सरकार ने आप सभी युवाओं के लिए ड्रोन से लेकर स्पेस सेक्टर तक को खोल दिया है। हमने स्टार्टअप नीति बनाकर आपके लिए बिजनेस के नए रास्ते बनाए हैं। और पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता होगा या फिर दोनों दल सीट शेयरिंग से पहले एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए दबाव बनाने में ही जुटे रहेंगे? 60 सेकंड में समझिए पंजाब की सियासत का पूरा गणित। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में इंडिया फ्रंट में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक रही है। अब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस भी पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पंजाब में गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं की भावनाएं आला कमान को पता है और इसी आधार पर कांग्रेस हाईकमान कोई फैसला करेगा। देवेंद्र यादव ने होशियारपुर और आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई। उन्होंने इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उनके राष्ट्रीय कन्वीनर क्या कह रहे हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं कि हमारे जो लोगों की फीलिंग्स है, हम उनकी फीलिंग्स के अनुसार चलेंगे। हमारी लीडरशिप ने ये तय किया है। इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत का दावा किया था। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। शेट्टार ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में दूसरी बार बीजेपी की सदस्यता ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस छोड़कर वापस बीजेपी में लौट गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नाराज होने के बाद शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जगदीश शेट्टार की गिनती कर्नाटक के बड़े और अनुभवी नेताओं में होती है। उनका परिवार जनसंघ के दिनों से पार्टी से जुड़ा रहा। शेट्टार कर्नाटक के कित्तूर क्षेत्र के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। एक लंबे समय तक जिस पार्टी में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर स्पीकर और मुख्यमंत्री तक विभिन्न पदों पर कार्य किया, पार्टी देश के विकास को लेकर, देश में रामराज की स्थापना को लेकर निरंतर जिस भारत की विकास यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है, उसको वो पुनः ज्वाइन करना चाहते थे। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी स्वीकृति प्रदान करी। पश्चिम बंगाल का रुख करते ही राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा वो बीजेपी के अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा कर रहे हैं। असम के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन राहुल की अगवानी करते नजर आए।
इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष गठबंधन मिलकर बीजेपी आरएसएस के अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं जब सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी अलग राह चुनने का ऐलान कर चुकी हैं। वो ये शिकायत भी कर चुकी हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। खासकर बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये 12वां दिन काफी अहम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक फैसले को पलट दिया और जो बयान दिया उस पर काफी चर्चा हो रही है। क्या है वो बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश गान के लिए जैसे ही लोग खड़े हुए, सीएम मोहन यादव बैठने का इशारा करने लगे। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे हॉल में मौजूद सभी लोग अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। लोगों के बैठने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश गान शुरू हुआ। गान खत्म होने के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के वक्त ही खड़ा होना चाहिए। मध्य प्रदेश गान के वक्त खड़ा होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस परंपरा को बदलना चाहिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए, वो हमारे सबके लिए आदत है। लेकिन एक परंपरा बन गई है, जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है। कोई विश्वविद्यालय गान बनाता है, कोई कॉलेज का गान बनाता है, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा और वो अपने नियम बनाने लगे कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई? मेरा मध्य प्रदेश गान आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2010 में अपनाया गया था। मध्य प्रदेश में इस गान के बजने पर खड़े होने की परंपरा थी, जिसे सीएम मोहन यादव ने बदल दिया। पंजाब के खन्ना में शहीद अजय सिंह के परिवार को आज सीएम भगवंत मान ने 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शहीद के परिवार की पूरी मदद करेगी। खन्ना के रामगढ़ सरदारों में सीएम भगवंत मान ने शहीद अजय सिंह के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शहीद अजय सिंह की मां, पिता और 6 बहनों से कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। सीएम मान ने शहीद के माता पिता से कहा कि अब वो उनके बेटे हैं, मरते दम तक शहीद के परिवार का साथ देंगे। उन्होंने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा और कहा कि इस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी पर रखा जाएगा। तो शहीद अजय सिंह के नाम पर गांव का स्टेडियम भी बनेगा और स्कूल का नाम भी शहीद के नाम पर ही रखा जाएगा। ड्यूटी दौरान शहीद अजय कुमार की शहादत हुई है और अजय हुण एक परिवार का नहीं, अजय पूरे देश का बेटा बन गया। तो साडा फर्ज बनता है सरकार के तौर पर भी, समाजिक जिम्मेवारियां भी साडियां ये कहंदियां ने कि असीं शहीदां दे परिवारां नूं मान सन्मान दईए। शहीद नूं वापस तो नहीं लेके आ सकते, पर यह है कि इस तरह का उन्हां दा मान सन्मान होवे कि मानसिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी परिवार नूं धक्के ना खाने पैण, खज्जल खुआरियां ना होण। और दिल्ली में नेशनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कारोबार, समाज और पर्यावरण से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। तस्वीरें दिल्ली में हुए नेशनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड समारोह की हैं। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए। इस समारोह में साल भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को अवार्ड दिया गया। Here the team from Abacus Information Technology Private Limited. इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत देश भर के लोगों और संस्थाओं को अवार्ड से नवाजा गया। एजुकेशन, आत्मनिर्भरता, श्रेष्ठ कारोबार, पर्यावरण और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। The next award is in the category of IT services. इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री आइकॉन अवार्ड भी दिए गए। आईटी, हार्डवेयर, स्टार्टअप सेक्टर के लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति भी हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे, लेकिन जरूरी मीटिंग आ जाने के चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी शामिल होना था, मगर वो प्रदेश में जरूरी काम होने की वजह से प्रोग्राम में नहीं आ पाए। और चले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।